नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। सुप्रीम कोर्ट ने आज बेहद ही अहम एक फैसला दिया। लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला काफी ऐतिहासिक रहा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को अवैध करार देते हुए उस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं, वो सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और हर नागरिक को ये जानने का अधिकार है कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है और कितना पैसा मिलता है। ऐसे में ये मोदी सरकार के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा चंदा हर साल बीजेपी को ही मिलता है। और देश की राजधानी नई दिल्ली के बॉर्डर पर अब किसान आंदोलन असर भी देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों ही मुद्दे हैं। एक और जो किसान है वो दिल्ली कूच ना कर सके, इसके लिए दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली की बॉर्डर को सील कर दिया गया है। 2 दिन से पुलिस और किसानों में लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तो कहीं पर उन पर जो है लाठियां बरसाई जा रही हैं। तमाम तरह के जत्न किए जा रहे हैं कि जो किसान है वो दिल्ली ना पहुंच सके, लेकिन किसान भी डटे हुए हैं बॉर्डर्स पर और तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि वो दिल्ली में दाखिल हो सके। ऐसे में तमाम सारी परेशानियां हैं मोदी सरकार के सामने कि आखिर मोदी सरकार इन परेशानियों का सामना कैसे करेगी और चुनाव से ठीक पहले जो इस तरह की चीजें हैं उसका सामना मोदी सरकार कैसे करेगी। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इसके लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सृष्टि कश्यप जी हैं, और हमारे साथ बिलाल सब्जीवारी जी हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी सर हैं और समीरात्मक मिश्र सर हैं और अरुण कुमार शर्मा जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम एक वीडियो दिखा देते हैं, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। कर तैयारियां जोरों पर है। भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा मोदी की गारंटी का राग अलाप रही है। भाजपा को लगता है कि इस बार का चुनाव भी पीएम मोदी के चेहरे और खोखली गारंटियों के जरिए जीत लिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने भाजपा और पीएम मोदी को चौंका दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सारा ब्यौरा मांगा है। ऐसे में भाजपा के लिए काफी मुश्किल भरा दौर है। ऐसा नहीं है कि भाजपा के सामने एक ही चुनौती है, बल्कि किसानों ने भी अपनी मांग तेज कर दी है। आज भाजपा राज में न्याय के लिए किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। फिर भी सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही और साहब है कि देश की ऐसी गंभीर स्थिति को देखते हुए भी विदेशी दौरे पर है। आज जिस तरह से भाजपा सरकार में लोग न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, उससे एक बात तो तय है कि भाजपा के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से भाजपा को फटकार मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान, एमएसपी जैसे अन्य तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पर है। इन मुद्दों ने कहीं न कहीं भाजपा को परेशानी में डाल दिया है। तो सबसे पहले बिलाल सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आखिर जिस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है और ये बेहद ऐतिहासिक फैसला है, और लोकसभा चुनावों से ठीक पहले आए इस फैसले से मोदी सरकार जो है उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक इलेक्टोरल बॉन्ड का ताल्लुक है, इस सिलसिले में जो सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है, यकीनन फैसले का स्वागत लोकतंत्र में हर दिशा में किया जा रहा है। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि फैसला तो सही है, लेकिन ये फैसला देर से लिया गया है। ये एक ऐसा फैसला है जो काफ़ी देर बाद हमारे सामने आया है, जिसकी अपेक्षा पिछले 7-8 साल से लोकतंत्र कर रहा था। दरअसल इसकी लड़ाई 2017 में ही शुरू हो गई थी, जब इलेक्टोरल बॉन्ड को जो सूचना के अधिकार के से बाहर कर दिया गया था। तभी सरकार की मंशा का पता लग गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वो देश के अंदर किस तरह से आगे बढ़ने जा रही है। अरुण जेटली उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे जब ये फैसला लिया गया था, और उस समय के अगर आप को याद करें तो काफ़ी हुआ हल्ला हुआ था। विपक्षी दलों ने इस पर काफ़ी नुक्ताचीनी भी की। लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि सरकार इस आड़ में क्या करने जा रही है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जिस तरह से देश के अंदर एक
आर्थिक असमानता का जो माहौल पैदा हुआ है, खास तौर से राजनीतिक दलों के बीच में, वो लोकतंत्र के लिए काफ़ी परेशान करने वाला है। लोकतंत्र के अंदर जो 2 विचार होते हैं या 2 मुख्य पार्टी होती हैं, पक्ष-विपक्ष, उसके अंदर एक बैलेंस होना, उसके अंदर एक संतुलन होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर देश के अंदर विपक्ष कमज़ोर होता है, तो सरकारें तानाशाही हो जाती है। एक आम धारणा में लोगों के अंदर यही समझा जाता है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जिस तरह से सरकार ने पिछले 8-10 सालों में 5,500 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला है और इस चंदे की जो पारदर्शिता पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इस चंदे के लेन-देन पर जिस तरह से सवाल खड़े जा रहे हैं, इस चंदे के माध्यम से जिस तरह से एक तरफ़ा चंदा लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से और सरकारों ने कॉर्पोरेट घरानों पर यहाँ तक दबाव बनाया कि आप हमारे अलावा किसी और को भी चंदा ना दें और अगर आप कहीं चंदा देते हुए दिखाई पड़ते या चंदा देते हुए नज़र आते हैं या ऐसा हमें प्रतीत होता है, तो उन पर भी कार्रवाई की गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसमें से एक उदाहरण राहुल बजाज जैसे उद्योगपति का भी है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को एक समय में उठाया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो लोकतंत्र के अंदर एक चुनावी प्रक्रिया है, जो एक चुनावी पारदर्शिता है, उस पर समय-समय पर सवाल खड़े होते रहे और प्रशांत भूषण जैसे एक योग्य वकील जो एक सोशल कॉज़ के लिए समय-समय पे लड़ाई भी लड़ते रहते हैं, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला हो, चाहे वो ईवीएम का मसला हो। वो उन वकीलों में से हैं देश के, जिन्होंने समय-समय से लोकतंत्र की वकालत की है। तो उन्होंने इस इश्यू को जो इसमें पीआईएल पड़ा था उसमें ही वो मुख्य भूमिका में थे और समय-समय पर इससे संबंधित जनता के बीच में एक जागरूकता भी पैदा कर रहे हैं। आज जो फैसला आया है, यकीनन इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए, बहुत मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन इस फैसले से हमें ये भी देखना चाहिए कि पूर्व में इस तरह का फैसला चुनाव आयोग को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। दरअसल चुनाव आयोग भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी संस्थान है जिसके माध्यम से आप पारदर्शी चुनाव की अपेक्षा करते हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के चुनाव आयोग के फैसलों को पलटा था, आज भी ऐसी आशंकाएँ, आज भी ऐसी एक्सपेक्टेशन या आज भी ऐसी चीज़ें समाज में डिस्कस की जा रही हैं और ऐसी लोगों का मानना है कि जो एटीट्यूड पिछले 8-10 सालों में सरकार का रहा है, लोकतंत्र को लेकर ये सरकार जिस तरीके से अभी तक अपना व्यवहार करती रही है, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो हो सकता है आने वाले समय में सरकार के इस फैसले को पलटने की कोशिश करे अध्यादेश के माध्यम से। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जब जो भी लोकतंत्र के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो चुनाव आयोग का इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो एक अपने आप में जुडिशली अपना आप एक इंस्टीट्यूशन है, जब तक इनकी स्वायत्तता या इनसे संबंधित निर्णयों का सम्मान नहीं होगा, लोकतंत्र के अंदर जो पारदर्शिता का तस्वुर है, वो उसको हम व्यावहारिक रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए पारदर्शिता के लिए ही आपने पेटीएम वगैरह आपने देश के अंदर इंट्रोड्यूस कराया, आपने नोटबंदी इंट्रोड्यूस की कि हम देश के अंदर ब्लैक मनी को रोकना चाहते हैं। एक समय आपके ऐसे दावे हुआ करते थे कि हम विदेशों में हमारी जो ब्लैक मनी है उसको लेके आएँगे। लेकिन जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इस देश के अंदर पूरा एक ब्लैक मनी को छुपाने का काम किया गया है, उस अपने कमिटमेंट को सरकार ने पूरा नहीं किया और कॉर्पोरेट इस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सरकार और कॉर्पोरेट के बीच में जो नेक्सस हिंदुस्तान के अंदर स्थापित हुआ है, जो लोकतंत्र के लिए काफ़ी घातक साबित हुआ है, जिससे फाइनेंशियल एसेट्स का जो प्रपोर्शन है कि कुछ लोगों के हाथ में पूँजी इकट्ठी हो रही है, बाकी देश की 90% जनता आर्थिक मुद्दों के वजह से, महँगाई के मुद्दों, बेरोज़गारी के मुद्दों की वजह से सफ़र कर रही है। तो प्रशांत भूषण जी का ये भी कहना था कि जिन लोगों से आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेते हैं, उनको इसके एवज़ में आप क्या देते हैं? क्योंकि उसकी पारदर्शिता किसी के पास नहीं थी। आप और कॉर्पोरेट के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी, आप उसमें क्या साझेदारी कर रहे थे? क्या आपस में समझौता कर रहे थे? क्या रेलवे बेच रहे थे? क्या आप आई मीन एयरपोर्ट्स बेच रहे थे? क्या आप पोर्ट्स बेच रहे थे? इस तरह के सवाल भी उठाए।
तो कुल मिलाकर ये फैसला यकीनन एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, लेकिन मौजूदा सरकारों के व्यवहार से नहीं लगता कि वो इसका सम्मान करेंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। क्या लगता है आपको कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो और जो किसानों का आंदोलन है, क्या दोनों मिलकर एक दोधारी तलवार साबित होगा मोदी सरकार के लिए इन चुनावों में? देखिए, सरकार के सामने तो मुसीबत खड़ी करने वाली दोनों स्थितियां हैं। जिस तरह से अगर आपने किसानों का जिक्र किया है इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के परिप्रेक्ष्य में, तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि किस तरह से किसान आंदोलन पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर में, यूरोपियन कंट्रीज में, कई सारे देशों में हुए और वहां की सरकारों ने कैसे किसानों के साथ टैकल किया उस इशू को। तमाम सरकारों ने अपने फैसले पलटे। इवन भारत में भी बहुत सारे आंदोलन उससे पहले किसानों के हुए हैं, लेकिन यहाँ जिस तरह से उनको आने से रोका जा रहा है कि आप अपनी बात को भी नहीं रख सकते हैं, तो एक जो लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने के इस फैसले को मैं उस रूप में ही देखता हूं जो उसने ये कहा कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है ये उसका वायलेशन करता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट धीरे धीरे लोग भूलते चले जा रहे हैं कि वो भी कोई चीज है क्या, इसलिए कि उसको इतना ज्यादा कमजोर कर दिया गया है। संस्था से जुड़े हुए लोगों की भर्तियां बंद कर दी गई हैं, सूचना मांगने पर दी जा नहीं रही है, टाल मटोल की जा रही है, या फिर मांगने वालों को धमकाया जा रहा है या उनको किसी तरीके से डिमोरलाइज किया जा रहा है। तो मैं तो इस फैसले को और जो किसान आंदोलन, इन दोनों के रूप में इसको यही देखता हूं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर लोकतांत्रिक अधिकारों, लोकतांत्रिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक तरीकों का को लेकर के एक बहुत बड़ी बात कही। उसको भी इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए जो किसानों के साथ हो रहा है। तो क्या ये सभी लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है? उनकी कोई मांग, उन्होंने कोई एडिशनल मांग नहीं की है, उनकी पुरानी मांग है और ये मांग है कि जिसको आपने किसान कानूनों को वापस लेते समय उनके साथ प्रॉमिस किया था कि आप लोग अपना आंदोलन अब खत्म करिए, इस पर हम विचार करेंगे। उसी को याद दिलाने के लिए अगर आपके पास आ रहे हैं तो आप एक राज्य, दो राज्य पहले ही आप उनको रोक रहे हैं जहां रूलिंग पार्टी की सरकारें, और रोक भी इस तरीके से रहे हैं कि उसको देख करके कोई भी दंग रह जाएगा कि ये किसको रोकने की ये कोशिश हो रही है। आप अपने देश के लोगों को रोक रहे हैं या फिर आप दुश्मनों को रोक रहे हैं, किसको रोक रहे हैं, या फिर अपराधियों को रोक रहे हैं किस? तो ये बड़े हैरान करने वाली चीज है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझको लग रहा है कि एक बार फिर से आरटीआई जैसी संस्थाओं की और ये जो सूचना आयोग जैसी संस्थाएं हैं और आरटीआई जैसे कानून हैं, इनको लेकर के एक बार कम से कम फिर से बहस शुरू होगी और इन संस्थाओं की मजबूती की बातें भी होगी। और अभी मुझको लगता है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव आयोग जैसी संस्था को कमजोर करने की एक कोशिश की गई है, उस पर भी इस पिटीशन डाली गई है, उस पर भी सुनवाई होगी। और कहीं ऐसा ना हो कि सरकार उसमें भी, चूंकि जो तरीका चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का बनाया गया है वो सीधे तौर पर वो दिखाई पड़ता है कि सरकार जिसको चाहेगी उस चुनाव आयुक्त बन जाएगा, क्योंकि उसमें दो लोग सरकार के रहेंगे और एक जो है वो विपक्षी पार्टी का रहेगा। तो ऑब्वियस है कि उसमें तो कहीं ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में भी सरकार को मुंह की खानी पड़ सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये एक जो संस्थाओं में, जब बहुत सारे लोकतंत्र में, हमारे यहाँ इंडिया, भारत के संविधान में तमाम जो संस्थाएं एक दूसरे का सहयोग करने के लिए और एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने के लिए जो पूरा सिस्टम बना है, वो सिस्टम और मजबूती के साथ दिखाई पड़ेगा कि अगर पार्लियामेंट अपनी मेजॉरिटी की वजह से कोई कानून बना देती है तो ऐसा नहीं है कि उसको देखने वाला या उसको मनमानी करने की छूट पूरी तरह से दी जा सकती है। उस पर उसको चेक करने की के लिए भी एक संस्था है, और जो संस्था सुप्रीम कोर्ट के रूप में हमारे सामने है। तो मैं इसको इस रूप में देख रहा हूं कि ये कम से कम लोकतांत्रिक संस्थाओं की बातों पर एक बार फिर से लंबी बहस छिड़ेगी। दूसरी बात यह है कि जो बॉन्ड की बात है, अब इसको सरकार कैसे लेती है। अगर सरकार को ये योजना पसंद ही आ रही होगी, और निश्चित तौर पर उसको पसंद आ रही होगी, जहां पर एक प्रक्रिया के तहत, एक योजना के तहत 90% चंदा एक पार्टी को मिल रहा हो और बाकी 10% में सैकड़ों पार्टियों को जा रहा हो, तो वो तो फिर उसके लिए फायदेमंद है ही।
अपने उस फायदे को देखते हुए वो हो सकता है कि ऑर्डिनेंस भी ला सकती है, कुछ कर सकती है, लेकिन अगर ऐसा वो करती है तो जो तमाम आरोप विपक्ष और बहुत सारी जो गैर राजनीतिक संस्थाएं हैं वो लगा रहे हैं, तो उससे इस बात की पूरी तरीके से पुष्टि हो जाएगी। पुष्टि तो अभी भी हो गई है कि वो इसके जरिए क्या खेल हो रहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, लेकिन तब और मजबूती के साथ पुष्टि हो जाएगी कि सरकार का केवल और केवल ये उद्देश्य है कि लोग उसको पैसा दें जिसकी जानकारी किसी को ना हो, और जो नहीं दे रहे हैं उसकी जानकारी भी सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास रहेगी, बाकी किसी के पास नहीं रहेगी। बड़ी जो 2005 में ये आरटीआई एक्ट लाया गया था, बहुत बड़ी लड़ाई के बाद लाया गया था, और इसके महत्व को वही जान सकता है कि जो ये जानने की कोशिश करता है, जिसको अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का पता है कि आपकी सरकार क्या कर रही है। इसको 19(1)(1) के तहत रखा गया है, जिसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। वहीं आरटीआई एक्ट को भी रखा गया कि अगर आपको बोलने की आजादी है तो आपके पास इस बात की भी आजादी है, और वो आपका मौलिक अधिकार है कि आप अपनी सरकार से पूछ सकें कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इस तरह की संस्थाएं लोकतंत्र की मजबूती को दिखाती। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो सबसे बड़ा जो मुझको मैसेज दिखाई पड़ रहा है वो ये है कि कम से कम आरटीआई जैसी संस्थाओं को कमजोर करने को कितनी गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ने उसको लिया है। बिल्कुल सर, ठीक बात है। अखिल स्वामी सर, आपसे सवाल करना चाहूंगी कि जिस तरह से आप देख रहे हैं इस मुद्दे को, क्योंकि जो 90% चंदा है वो मिलता है, तो क्या लगता है कि बीजेपी सरकार जो है वो इस फैसले को पलट सकती है, जैसा कि समीरात्मक सर ने कहा? देखिए, मैं इतना पॉजिटिव निधि नहीं हूं जितने पूर्व वक्ता हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कर ले, हम आप कुछ कर लें, यूट्यूब चैनल कुछ कर लें, कुछ नहीं होने वाला है। मुझे आज के तारीख में अगर आशा है तो केवल किसानों के इस आंदोलन से। इसके बाद जिस प्रकार, और ये अगर किसान हारे तो ये मान के चलिए हमें आपको नॉर्थ कोरिया और चीन में जैसे लोग रहते हैं वैसे रहने की तैयारी करनी होगी। इनको अगर झुकाने की किसी के पास शक्ति है आज की तारीख में, और लोकतंत्र को पटरी में लाने की अगर ताकत किसी में है, तो वह है किसानों के पास। देखिए, मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये जो निर्णय हुआ है चुनावी बॉन्ड का, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली जो पैसा, ब्लैक मनी, लाखों करोड़ों रुपए इन लोगों के पास आया है, वो आया है एक कंपनी के शेयर्स को ओवर इन्फ्लेट करके, उसमें ब्लैक मनी को शेल कंपनीज के माध्यम से वापस लाकर, और उसी में गंगाधर और शक्तिमान के अंतर संबंधों का फायदा उठाकर। देखिए, जो हर्षद मेहता और केतन पारीक के केस में हुआ था, हुआ क्या था? जिस शेयर की वैल्यू 100 रुपए है, अगर उसको 1000 रुपए में ले जाएंगे आप, और उसमें शेयर होल्डिंग 25% की पब्लिक के पास नहीं है, जो कि सेबी में रिपोर्ट किया गया कि उसमें शेल कंपनीज का शेयर है। इसका मतलब यह है, जब चाहेंगे शेयर के प्राइस बढ़ा देंगे, जब चाहेंगे शेयर का प्राइस घटा देंगे। तो घटा के खरीदेंगे और बढ़ा के बेचेंगे, लाखों करोड़ों निकल जाएगा। ये तो 5-6 हजार करोड़ के मामले की आप बात कर रहे हैं। दूसरी बात समझिए, देखिए, कंपनी के जो फॉर्मेशन होते हैं, मैंने थोड़ा तकनीकी पक्ष ले रहा हूं। आप प्रोप्राइटी कंसर्न आपकी है, आपकी पार्टनरशिप कंसर्न है, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आपकी वाइडली हेल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। जो वाइडली हेल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, जिसको हम कहते हैं कि शेयर मार्केट में होती है, जिसमें पब्लिक का बहुत ज्यादा, लाखों पब्लिक का पैसा आता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा आवश्यक है। जहां सेबी इन्वॉल्व होती है, सेबी कहती है एक एक सूचना का अधिकार शेयर होल्डर को देना चाहिए। शेयर बेचें, खरीदें, क्या करें क्या ना करें। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप करें ना करें बहुत अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि आपका पैसा है। प्रोप्राइटी कंसर्न में आपका पैसा है, उतना ज्यादा सरकारी एजेंसी केवल ये जानना चाहती है कोई टैक्स इवेजन तो नहीं हुआ। यहां पे पब्लिक का पैसा है। देखिए, मैंने अगर पीएम केयर फंड में पैसा दिया है, मैं ये जानना चाहूंगा कहीं वो पैसा दाऊद इब्राहिम का तो नहीं आया है, देश विरोधी शक्तियों का तो नहीं आया है, कहीं इसमें नीरव मोदी, ललित मोदी ने पैसा देकर तो भागे नहीं है, और ये पता चल जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इसलिए आवश्यक है चुनावी बॉन्ड में भी, कि कहीं इसमें नीरव मोदी, ललित मोदी का तो 5-7 हजार करोड़ नहीं पड़ा हुआ है। पता चला चीनी कंपनियों का पड़ा हो, पाकिस्तानी कंपनियों का पड़ा हो, और चीनी कंपनियों का पड़ा हो, इसलिए हमारे देश का आयात वहां से बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, ये मुद्दा है असली। असल किसानों से मुझे क्यों आशा है?
किसानों से मुझे इसलिए आशा है कि जिस प्रकार का व्यवहार किसानों के साथ पिछले 3 दिनों में हुआ है, विश्व में आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ऐसे पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं देखी है, आपने चीन के बॉर्डर पे नहीं देखी है, और हिंदुस्तान के अंदर देख ली। माने हरियाणा गवर्नमेंट की इतनी ताकत हो गई, हरियाणा गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट की इतनी ताकत हो गई कि उसने सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यातायात के लिए बनी हुई सड़कों को रोक दिया, तोड़ दिया। अब सोचिए कितनी अराजकता की स्थिति हो जाएगी। ये तमिलनाडु वाले भी कर दें, ये कर्नाटक वाला भी कर दें, या पंजाब वाले भी कर दें। माने लाखों करोड़ों रुपए की आर्थिक क्षति हो रही है देश को। ट्रकें रुक गई हैं, जो बिहार से चंडीगढ़ जा रही थी वो भी रुक गई हैं, जो चंडीगढ़ से, अच्छा कल जो है वो होने वाला है भारत बंद, सारी ट्रेड यूनियंस इन्वॉल्व हो गई हैं। मतलब यह है कि देश को आर्थिक गर्त में झोंकने की बात हो गई है। अब सोचिए किसानों के साथ बहुत बड़ी समस्या हो गई है। 200-250 किसानों के शरीर में चोटें लगी हैं, और इस बार किसान कह रहे हैं जो पिछली बार 2 साल पहले का आंदोलन हुआ था, नेता पीछे थे, किसान आगे थे। इस बार जो किसान नेता हैं वो सामने हैं, गोली झेल रहे हैं। 200-250 किसानों को जो चोट लगी है, अगर कोई ऊट पटांग समझौता किसान नेताओं ने किया, किसान उनको भी नहीं छोड़ेंगे। पिछली बार तो धोखा दे दिया था किसानों को, और क्योंकि अब इलेक्शन है 2 महीने के बाद, और 2 महीने 3 महीने के बाद अगर ये किसान वापस गए, उसके बाद ना तो अखिल स्वामी, निधि तिवारी, किसी की हिम्मत नहीं है, चुनाव आयोग की, सुप्रीम कोर्ट, किसी की हिम्मत नहीं है लगाम लगा सके। अगर आज आखिरी लड़ाई हिंदुस्तान के लोकतंत्र की है, वो अन्नदाता लड़ रहा है, और अन्नदाता को जिस प्रकार चोट पहुंचाई गई है और सारे कानूनों को अपने हाथ में लिया गया है, ये किसी देश में किसी स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार नहीं है सड़कों को तोड़ दे और सड़कों में कीले गाड़ दे। कीले में गाड़ने का अधिकार खट्टर साहब को नहीं है। और आप देखिए वकील भी साथ आ गए हैं। आपने ये भी सुना होगा कि हरियाणा के किसान ये कह रहे हैं, पहले ये प्लान था कि जब पंजाब के किसान अंदर घुसेंगे तो हरियाणा के किसान ज्वाइन करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि तुम इधर से आओ, हम इधर से आते हैं, चलाओ गोली। अगर गोली चल गई, एक किसान, और वो गोली तो चला रहे हैं, ये वो प्लास्टिक वाली गोली चला रहे हैं, लोगों की चोटें लग रही हैं, लेकिन अगर इन्होंने दुस्साहस किया इस देश के किसानों को वो करने के लिए, और अगर ये जो चुनावी बॉन्ड हैं, और पीएम केयर फंड का भी मैं चाहता हूं, मैंने भी पीएम केयर फंड में 101 रुपए दिया है। अब आप कहेंगे 101 रुपए कौन सी बड़ी कीमत है? मेरे लिए 101 रुपए बड़ी कीमत है। मैं जानना चाहूंगा, मेरा 101 रुपए कहीं उसके साथ दाऊद इब्राहिम का पैसा तो नहीं जुड़ गया है, आतंकवादियों का, ड्रग स्मगलर्स का पैसा तो नहीं है, जो पोर्ट्स में पैसे लाखों करोड़ की वो आई हैं ड्रग्स, और उसके बाद उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। जो सतपाल मलिक ने कल ट्वीट किया है, निधि आपने देखा होगा, जो वहां पे देवेंद्र सिंह थे, और जो पुलवामा का कांड था, 5 साल हो गए, अभी इंक्वायरी में पता चला वो ड्रग्स कौन लेके आया था, आरडीएक्स। मेरे देश के जवानों की जान किसने ली थी? देखिए मुझे किसी से आशा नहीं है, हम आप बकते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, लोकतंत्र नहीं बचने वाला है, एक तंत्र नहीं बचने वाला है। अगर लोकतंत्र को बचाने की मैं किसी को शाबाशी दूंगा या उनको गाली दूंगा, अगर किसान जीते लोकतंत्र बचेगा, देश बचेगा, और अगर ये किसान हार गए, देश का कुछ नहीं बचेगा। हम आप चीखते चिल्लाते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। सृष्टि मैम, मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या लगता है आपको कि ये जो चल रहा है, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, क्या लगता है कि बॉन्ड देने वालों के नाम सामने आएंगे? बहुत देर हो गई हुजूर आपको आते आते। 2018 में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तब से लेके अभी तक जो है ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे जा चुके हैं। 17,000 करोड़, ये आप अपने बजट्स में डाल सकते हैं। ये अमाउंट इतना बड़ा है, एक स्टेट में आप इसको लेके बहुत रेवोल्यूशनरी काम कर सकते हैं। लेकिन इन जो फंड्स का इस्तेमाल जो आया है देश में, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के तरीके से, उसका इस्तेमाल कहाँ हुआ है? उसका इस्तेमाल हुआ है दंगे फसाद क्रिएट कराने में, उसका इस्तेमाल हुआ है लोगों के बीच में डिवाइड क्रिएट करने में। जो इतनी बड़ी इनके पास एक व्हाट्सएप आर्मी है, उसका पेमेंट कहाँ से आता है? उसका पेमेंट इन्हीं बॉन्ड्स के थ्रू आता है। और आपके व्यूअर्स को एक क्विज कह लीजिए मैं देना चाहूंगी कि 2018 से जब से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आया है, तब से देश की ऐसी कौन सी पीएसयूज है, या देश की ऐसी कितनी सारी सरकारी धरोहरें हैं जिसको लीज आउट किया गया है 2018 के बाद, जिसको प्राइवेटाइज किया गया है? ऐसे कितने सेक्टर्स हैं हमारे देश के
जो गवर्नमेंट सेक्टर अब ना होके वो प्राइवेट सेक्टर हो चुके हैं। तो ये डायरेक्ट कोरिलेशन आम इंसान के पास, आप हमारे जितने भी वरिष्ठ पैनल यहाँ बैठे हैं, हम जो एक तबका है जो हम सोचते हैं इस देश के बारे में, हम सबके सामने ये इक्वेशन बहुत पहले से था कि ये अचानक से प्राइवेटाइजेशन इतने ज्यादा जोरों शोरों से क्यों आगे बढ़ा जब से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स आया। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट पे इतना ज्यादा भरोसा दिखाएं, मैं बिल्कुल सर की बात से सहमत रखती हूँ कि कुछ नहीं होने वाला। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस मे बी ऑल टर्न आउट टू बी अ गिमिक, कि वो चाहे कि हाँ सुप्रीम कोर्ट अपने आप को राइचस रख सकता है इस पूरे इशू में, कि हमने तो देखिए कोशिश की अपने तरफ से, सरकार उस पर अगर एक कोई हिंड्रेंस क्रिएट करती है तो आप बोलेंगे कि हाँ सरकार गलत है, सरकार के पास फंड्स आए हैं इसलिए सरकार दिखाना नहीं चाहती। लेकिन क्या आपको लगता है निधि कि जो आम जनता है, जो एक गरीब तबका है हमारे देश का, जो हमारे देश का जो किसान तबका है, एक आम इंसान है, क्या उसको फर्क पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स पे किसका नाम आया किसका नाम नहीं आया? हम और आप बैठ के डिबेट कर सकते हैं कि उसमें XYZ बिलियनर का नाम है, उसमें इस बिजनेसमैन का नाम है, उसमें क्या मेहुल भाई, उसमें क्या नीरव भाई का नाम है या नहीं है, हम आप डिबेट करेंगे। लेकिन जो रिक्शे वाला जो है, जो अपनी जो एक डेली वेजिंग के हिसाब से अपनी जिंदगी चला रहा है, उसको नहीं फर्क पड़ेगा कि क्या उसके पास जो है नीरव मोदी का पैसा आ रहा है, उसके पास जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ रहे हैं क्या वो मेहुल भाई की तरफ से आ रहे हैं। उसको फर्क पड़ता है उसकी इकोनॉमी से, उसको फर्क पड़ता है कि उसको 2 रोटी खाने को मिल जाए। तो वो सारे जो इशू है वो हम एड्रेस नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि हम इस टॉपिक को लेके आगे आने वाले 6-7 दिन हम चर्चा करें कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, बहुत ज्यादा एक ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी चीजों की। 8 साल हो चुके हैं, 8 साल में अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई, 6 साल में अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई, चुनाव से 2 महीने पहले ट्रांसपेरेंसी लेके आप जनता का मत नहीं बदल सकते। जनता के मन में जो वो नफरत फैलानी थी, जनता के मन में जो एक नफरत बो दी गई है, वो हो चुका है उस इलेक्टोरल बॉन्ड का काम। 2 महीने पहले ट्रांसपेरेंसी से एक आम इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज हमारा एक जो एलीट क्लास है, ठीक है, जो आज डिजिटल इंडिया को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, हमारे जो किसान आज लड़ रहे हैं, अपनी राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, दोबारा लड़ रहे हैं, उनको आज पता है एज एन इनकन्वीनियंस देखता है। एक हमारा जो एक मिडिल क्लास तबका है, वो किसान उनके लिए इनकन्वीनियंस है, उनके लिए जो है रास्ते बंद हो गए, उनका कम्यूट जो है डिस्टर्ब हो गया। कल एक मैसेज आया कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मेट्रो में ट्रैवल किया गया दिल्ली में, अबाउट 71 लाख समथिंग पीपल ट्रैवल्ड इन मेट्रो, क्योंकि वो आज मेट्रो में आते जाते भी जो है वो इंसान को जो है वो बुरा ही बोलेंगे कि ये किसान नहीं है, ये जो है चुनाव के जस्ट पहले ये खालिस्तानी फोर्सेस है, ये कहीं और से इनको फंडिंग दी गई है ताकि ये आके डिस्टर्ब कर सके हमारी डेली लाइफ। बट वो आज हमारी जो एक मिडिल क्लास है वो भूल रही है कि उनका खाना जो है एक ऐप के थ्रू नहीं डिलीवर होता। वो अगर फोन पे अगर कोई चीज अगर ऑर्डर करते हैं उनके घर वो चीज आ जाती है, तो दैट इज नॉट थ्रू एन ऐप। वो खाना जो है वो एक किसान जो है भरी धूप में, वो ओलों के बीच में, बारिश के बीच में आपके लिए वो चीजें उगा रहा है, तब वो आपके प्लेट तक पहुंच रही है। लेकिन एक जो डिसएसोसिएशन हो चुका है हमारी एक वोटिंग जनता का एक आम इंसान को लेके या हमारे किसान भाई बहनों को लेके, वो गैप हम 2 महीनों में नहीं फिल कर सकते। क्योंकि आज भी जो गैप है वो यही है कि ये जो है सरकार को बदनाम करने की कोशिशें हैं। टू बी ऑनेस्ट, कि जो मैं सुनने में मुझे समझ में आ रहा है लोगों से बात करके, वो इसको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है कि वो अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन किसानों की मांग क्या है? किसानों ने तो यही मांगा है कि उन्हें जो है 50% ऊपर मिले, जो उनकी लागत है उससे 50% ऊपर उनको MSP गारंटी दी जाए। क्या ये बहुत बड़ी चीज है कि जो उनकी लागत है उससे अगर वो 50% ऊपर मांग रहे हैं? नमस्ते संजय जी। तो मैं अपनी बात कंटिन्यू करती हूँ कि जो किसानों की मांग कुछ ही थी, MSP उनको दी जाए, जो पिछली बार भी उन्हें प्रॉमिस किया गया, जो उन्हें नहीं दिया गया। उसके बाद सेकंड है कि आप जो है 750 से अधिक जो हमारे किसानों की शहादत हुई है पिछले प्रोटेस्ट में, उनके परिवारों को मुआवजा दी जाए। ये क्यों, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि एक सरकार, अगर आप सरकार को मत कौन देता है? एक आम जनता देती है, उसमें हमारा मेजोरिटी जो है वो किसान तबका है। तो सरकार अपने इतने बड़े वोट बैंक को क्यों नहीं सुनना चाह रही? और 750 जो किसान हमारे परिवार को मुआवजा देने की बात की जा रही है, 750 एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है कि उनकी इस मांग को इस तरीके से दरकिनार कर दिया जाए। आज जो है इस तरीके से किलो की एक बहुत अजीब सा कंपैरिजन है इस देश का, विडंबना कहेंगे कि अरुणाचल में और हर जगह हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड पे चाइना घुस आ रहा है, वो इंक्रोच कर ले रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उस बात पर डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन हमारे देश का किसान अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट आके अपनी बात रखना चाह रहा है, जो कि हमारे लिए फसल उगाता है जो अनाज की,
उसे आज फसल उगा के दे रही है सरकार किलो की। ये बहुत शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए और इस सरकार के लिए। तो एक बेसिक चीज है, एक बेसिक ह्यूमैनिटी है कि एक किसान जो है वो दिन रात करके आपके प्लेट में खाना लाने की कोशिश करता है जब वो खुद भूखे सोता है तो। बट स्टिल अगर उसकी कुछ मांगे हैं और अगर आप सरकार में होके, आप पार में होके अगर आप उस चीज को दरकिनार कर रहे हैं तो दैट विल बी द डाउनफॉल ऑफ यूज। क्योंकि आपका जो है, आप जिस तरीके से आप इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि नो मैटर व्हाट हैपेंस कि आप हमेशा पार में ही रहेंगे, दैट विल नॉट हैपन। 2020-21 में आपने जो है कुछ नेताओं को बरगला के उन्हें झूठे प्रॉमिसेस करके सबसे बड़ा किसान आंदोलन खत्म करवा दिया था, जहां 750 किसानों की शहादत हो गई थी। लेकिन उसके बाद अगर ये दोबारा ये मोड़ ले रहा है, अगर आप उनको दिल्ली आने से रोक रहे हैं, तो खुदा न खास्ता कल को ये ब्लड फाइट में ना टर्न हो। आई होप इट डज नॉट टर्न वायलेंट, बिकॉज सरकार का जो रुख और रवैया है वो कल को कुछ भी कर सकते हैं। अगर आज वो पैलेट गन से फायर कर रहे हैं, आज अगर वो किसानों पे टीयर गैस फेंक रहे हैं, तो कल को वो कुछ भी कर सकते हैं। कीले लगाने का सड़कों में क्या मतलब है? unless your motivation is to hurt them। आप किसानों को रोक क्यों रहे हैं अपनी बात पहुंचाने के लिए? It's as simple, बेसिक क्वेश्चन है। किसानों के पास अगर कुछ सवाल है तो वो अपनी सरकार से नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? ठीक बात है। सरकार को पूछना जाता है ना, तो सरकार से जवाबदेही भी तो चाहिए एक इंसान को जो वोट देता है उस सरकार को। तो बहुत सिंपल सी कुछ चीजें हैं। और जहां तक फंड्स की बात हुई थी इसके पहले संजय जी, तो एक छोटा सा फैक्ट है कि देश के जो सबसे 6 बड़े पीएसयूज हैं, उसमें एनपीएस जो है पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुए हैं अभी। बट बैंकर्स को मेजर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उनकी रूलिंग, उनकी चॉइस की एक सरकार बैठी है। तो जो पीएसयूज को पैसा लगा है, वो अगर बैंक करप्ट हो जाए, वो पैसे डूब जाए जनता के, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अब एकदम सही कह रही हैं सृष्टि जी। किसानों के दर्द को भला सरकार क्यों महसूस करेगी? वो तो कारपोरेट के दर्द को महसूस करती है। अरुण शर्मा जी, आपकी क्या टिप्पणी है आज के विषय पर? संजय भाई, मैं आपको 2-3 बड़े मनोहर दृश्य दिखाना चाहता हूं, अगर आप देखना चाहें तो। एक दृश्य है सुप्रीम कोर्ट का। 5 बेंच की जो सुप्रीम कोर्ट थी, उसने एक ऑर्डर पास किया आप पार्टी की फेवर में, और उस ऑर्डर को रातों रात बदल दिया गया। बड़ा मनोहर दृश्य था, बड़ा मजा आया मुझे देखकर। और उसी सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं कहता हूं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बड़ा साधारण सा ये चुटकुला है या मुहावरा है। अब सुप्रीम कोर्ट करती क्या है, वो भी आपको एक दृश्य दिखाता हूं। अभी कल या परसों एक आईपीएस महोदय हैं हमारे हरियाणा के, उन्होंने कहा देसी भाषा में कि ये किसान ना जा पाए। एक शब्द बोला उन्होंने देसी भाषा में, मतलब उसका यह था लाठी नहीं, वो मारो गोली। और हमारे भाई साहब हैं, उनका नाम है अनुराग ठाकुर, उन्होंने क्या कहा था। और हमारे एक और भाई साहब हैं हरियाणा के, जो एसडीएम रहे, आपको याद होगा वो भी दृश्य। वो ब्रीफिंग में अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या कहते हैं, एक भी किसान ऐसा ना जाए जिसका सिर लाल ना हो, लाठी से उसका सिर फोड़ दो। आपको बड़े अच्छे अच्छे दृश्य देखते हैं। और अभी आपने एक दृश्य देखा, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने किस चालाकी से, किस चतुराई से बीजेपी को बचा लिया। सर, मैंने तो आपके सुबह के प्रोग्राम में भी कहा था कि भाई ये जो इलेक्शन डेट है आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मोदी जी के पास है। चुनाव आयोग एक ऐसी कठपुतली है जो किसके इशारों पर नाचती है, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उनको डेट्स पता है, उनको सब कार्यक्रम पता है, पहले से सब कुछ बन चुका। अभी सृष्टि जी ने कहा कि 17,000 करोड़ का बॉन्ड आया। मैं तो आपको ये बिल्कुल साफ साफ बता रहा हूं, 18,000 करोड़ का काला पैसा बीजेपी के पास, फंड नहीं, अंडर द टेबल
जो गवर्नमेंट की भाषा में कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए अंडर द टेबल उसके पास पड़ा हुआ है। और क्या ये चुनावी तैयारी आज शुरू हुई है क्या? मोदी जी तो कल भी मंदिर के उद्घाटन में चुनावी भाषण कर रहे थे, सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे थे, वसुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे थे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कर रहे थे। तो कहा क्या जाता है? मोदी जी ने क्या कहा था? मैं आपको एक कोट उनका याद कराता हूं। उन्होंने कहा 2014 में, मैं किसानों को सरकार के दमन से मुक्ति दिलाना चाहता हूं, इसलिए हमने कहा है कि एमएसपी के पैरामीटर तय होंगे, किसानों को इनपुट लागत का 50% प्रॉफिट गिन लिया जाएगा और उसको एमएसपी में खरीदा जाएगा। यह 2014 की एक सभा में युग पुरुष जो परिधान मंत्री भी सीएम के बाद बन गए, उनके ये उद्गार थे। और आपको एक बड़ा अच्छा उद्गार और सुनाता हूं। आपने रॉक स्टार पिक्चर देखी होगी, रणवीर सिंह, उसका एक गाना है कि तुम लोगों की इस दुनिया में हर कदम पैसा गलत, मैं सही समझ के जो भी कहूं तुम कहते हो गलत, मैं गलत हूं फिर कौन सही है, फिर कौन सही है समोआ से दुनिया की भी, मैं क्या तुम मेरी शिकायत का मतलब दो कि तुम सब मुझसे प्यार और भी ज्यादा करते हो, साडा हक एथे रख। सर मैं पंजाबी हूं और मैं तो हक कहता हूं कि यहां रख दे भाई, टेबल पर रख दे हक मेरा, मांगूंगा नहीं और ज्यादा चू चपड़ की तो छीन भी लूंगा। मैंने कैसे रोका है पंजाब को आपको पता ही होगा, यहीं से हमले होते रहे, हमेशा हमले हुए। कौन सा ऐसा विदेशी है जो इस द्वार से नहीं आया, और ऐसा कौन सा विदेशी है जो पिटा नहीं पंजाबियों से? ये पंजाब के किसान हैं सर, ये कोई देश से बाहर के किसान नहीं है जो दुनिया के देश के हमारे दुश्मनों को इस बॉर्डर पर रोक लेते हैं। आपने देखा होगा यूपी की सड़कों को क्या कहा गया, किसके गाल कहा गया, और आज गड्ढे कौन खोद रहा है सर उसमें। बड़ा मनोहर दृश्य है, मुझे बड़ा मजा आता है ऐसा दृश्य देखकर। क्या सरकार का हुआ क्या है आप देखो, हमें कुछ बोलने की जरूरत है क्या? नहीं बिल्कुल ठीक जो कह रहे हैं। सरकार के जो कर्तव्य हैं वो कहां से कहां पहुंच गए, कहां से कहां पहुंच गए सर? तस्वीर आप देखें, मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। स्वामीनाथन जी की बेटी ने क्या कहा, और वो इकोनॉमिक्स की डॉक्टरेट हैं, क्या कह रही हैं वो, हम किसी की नहीं सुनते। हम तो अड़ियल आदमी हैं, हम तो क्या है हठ योग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें संज्ञा दे दी किसने? वो जो बैठे हैं ना मंदिर में सोसाइटी वाले, वो क्या कहते हैं कि मोदी जी विष्णु का अवतार हैं, और हमारे नड्डा साहब क्या कहते हैं? आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको आशीर्वाद। सर आप चालीसा क्यों नहीं पढ़ते? आप नड्डा साहब की चालीसा जो बनाई है पढ़ो ना आप। सर इस प्रोग्राम में रखो एक प्रोग्राम बीच में कि 5 मिनट नड्डा साहब को। बहुत जल्दी इसी पे प्रोग्राम रखते हैं कि देवताओं के बारे में आप एक मिनट की आखिरी समय कम बचा है, सिर्फ एक लाइन की टिप्पणी लेते हैं। अखिल जी, परिचर्चा का कंक्लूजन आखिरी में 1 मिनट में बताइए। देखिए संजय जी, सृष्टि जी ने कहा कि दिल्ली के अंदर मेट्रो में बहुत लोग चले इसलिए क्योंकि किसान अभी 200 किलोमीटर दूर हैं। अरे ये रास्ते क्या किसानों ने रोके हैं? ये दिल्ली के अंदर किसान पहुंच गए क्या? अभी तो हरियाणा भी क्रॉस नहीं किया उन्होंने। माने ये तो बीरबल की खिचड़ी पक रही है कि आग नीचे है, पतीली 20 मीटर ऊपर है और खिचड़ी पक रही है। अरे ये तो अवरोध आपने पैदा किए हैं, सारा नरक पैदा बनाया है तो पुलिस ने बनाया है। इसमें किसान कहाँ दोषी है? वो बेचारा तो गोली खा रहा है, उसकी तो आंखें फूट रही हैं, उसकी तो पीठे लहूलुहान है, वो 200 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे आपने सारा ट्रैफिक रोक दिया है, रेलवे रोक दी है, और कल भारत बंद है। उसके बाद ट्रेड यूनियंस, आप पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को भट्टा बिठा रहे हैं और इसमें किसानों का कोई दोष नहीं है। वो बेचारा तो रात में जब सोता है, ये तो कौरव पांडव के समय में नहीं होता था रात में। अरे रात में शेलिंग कर रहे हो आप उनके ट्रैक्टर्स के ऊपर, मतलब हद कर दी है आपने। सुबह के समय कर लेते, 1 2 कर लेते, ऐसा बौछार हो रही है भैया, जाके चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे कर दो।
कम से कम उनसे कुछ जमीन छीन लाओ। मेजर शैतान सिंह के स्मारक को वापस ठीक ले है। लो। और हमारे किसानों पे चाइना के बॉर्डर पे भी जाके ले आओ। समीरात्मक मिश्र जी, आपका कमेंट एक आखिरी लाइन में। बस संजय जी, मैं तो यही कहूंगा कि ये जो किसानों के साथ जो हो रहा है और दिल्ली आने से रोका जा रहा है कि अपनी डिमांड को लेकर के वो दिल्ली आ रहे हैं, उस पर नहीं सुन रहे हैं, तो ये धीरे धीरे ये चलेगा और ये एक बार फिर वो स्थिति आएगी कि प्रधानमंत्री जी को फिर कहना पड़ेगा कि तपस्या में वास्तव में कमी थी। कमी की बात सही है, तपस्या में वाकई में कमी रह गई। सृष्टि जी, क्या वाकई में तपस्या में कमी रह गई? साहिब की आखिरी में आप ही की कमेंट। अब दुग्गल साहब की तपस्या पे मैं कमेंट नहीं करूं तो बेहतर है। मैं बस ये कहूंगी कि भारत जो है कृषि देश है, ठीक है। यहाँ जो है हम अपने किसानों का अन्नदाता अगर हम उन्हें कहते हैं तो वही रिस्पेक्ट हमें आम जनता को भी उन्हें देनी पड़ेगी कि हमारे प्लेट्स में जो अन्न है वो हमारे किसानों भाई बहनों की वजह से, और आज अगर वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये हम सबका एक दायित्व बनता है, एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उनके साथ खड़े रहें, ठीक है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, एंड आई होप दैट दे सक्सीड इन देयर फाइट अगेंस्ट दिस। एंड जय जवान जय किसान। संजय जी, बिल्कुल ठीक बात है। जय जवान जय किसान का नारा था और आज उस किसान की ये हालत है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अकेल स्वामी जी, अरुण जी, समीरात्मक मिश्र जी, सृष्टि जी, आपने समय दिया। जी बताइए अरुण जी, क्या कह रहे हैं आप? सर, मैं आपको एक बड़ा मजेदार एक उदाहरण दे देता हूं। हमारे यहाँ एक उपनिषद है जिसका नाम है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में यह कहा जाता है कि भगवान ने अपना ज्ञान उलट दिया था, उल्टी की थी, और आपने जो अपना स्लोगन रखा था कि उल्टी गिनती शुरू, तो वो तैत्तिरीय उपनिषद जब उल्टी करती, जो भोज्य पदार्थ बाहर निकला उसको तीतर ने चुगा था। उसके बाद ये तैत्तिरीय उपनिषद बनाया गया था। तो मेरा कहना यह है कि ये उल्टी गिनती नहीं है, ये मोदी जी की वॉमिटिंग है जो वो कर रहे हैं। सारा का सारा झूठ वो उगल देने वाले हैं और हरिश्चंद्र बनकर सारा सच बोलेंगे। हालात ऐसी लग रहे हैं। और एक ब्रेकिंग खबर अपने दर्शकों को दे दूं कि राहुल गांधी की यूपी यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी, ऐसी कांग्रेस की तरफ से इनपुट आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आपने समय दिया। आप देख रहे थे 4 PM की परिचर्चा और हम बात कर रहे थे कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि सारा इलेक्टोरल बॉन्ड का खर्चे का लेखा जोखा सामने लाओ, उधर किसान मानने को तैयार नहीं है। आपकी क्या राय है? मुझे इंतजार रहेगा। चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट जरूर करिएगा। आभार आपका।